आप सभी को याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले डीप वेब से रिलेटेड स्टोरियां इस चैनल के ऊपर अपलोड करी थी और आप सभी ने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपको डीप वेब पर क्यों नहीं जाना चाहिए। मैंने रेड रूम्स के बारे में भी बताया था और भी यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरियां डीप वेब से रिलेटेड या फिर डार्क वेब से रिलेटेड थी। लेकिन आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए उसको अगर आप दर्द की सीमा कहें तो आप गलत नहीं होंगे। कोई इतना भयंकर कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही सुना आपने। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि उसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाने की तो सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं आपको बताने के भी उसमें ऊपर ऊपर से ही बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए आपको समझना होगा कि आखिर हमारा इंटरनेट यानी कि दुनिया का वर्ल्ड वाइड वेब काम कैसे करता है। आप सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में URL बार पर जाकर www. साइट का नाम .com, .in, .net वगैरह जरूर लिखा होगा। लेकिन आपको पता है कि ये सब चीजें काम कैसे करती हैं? असल में यहाँ वर्ल्ड वाइड वेब दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है सरफेस वेब और एक है डीप वेब। अब आप सरफेस वेब को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी है जो समुद्र के अंदर तैर रहा है और उसका जो मुंह है वो सिर्फ समुद्र से बाहर है, बाकी यहाँ उसका पूरा शरीर समुद्र के पानी के अंदर है। अब आप सोच कर देखिए, सरफेस वेब सिर्फ उसके मुंह के जितना है और बाकी का जो डीप वेब है वो उसके शरीर जितना है, बाकी का शरीर जो कि उसके पानी के अंदर है। सरफेस से ऊपर वाला सरफेस वेब, सरफेस से नीचे वाला डीप वेब। अभी भी आपको अंदाजा नहीं लगा होगा तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज जितना भी आप इंटरनेट चलाते हो अपनी आम जिंदगी में, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जितने भी ये जो खरबों खरब वेबसाइट्स के पेजेस बने हुए हैं, ये सारे के सारे सरफेस वेब के अंदर हैं और ये हमारे इंटरनेट का सिर्फ 3 से लेकर 5% ही है। बाकी का जो 95 से लेकर 97% का इंटरनेट है वो यहाँ पर डीप वेब है। अब मैं इतनी देर से आपके आगे डीप वेब कर रहा हूँ, आखिर ये डीप वेब है क्या? असल में आप आम ब्राउज़र में अपनी आम जिंदगी में डीप वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ आपको हर तरीके के गैरकानूनी लोग मिलेंगे। जी हाँ, हर तरीके के गैरकानूनी धंधे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ डीप वेब मेनली प्रोफेशनल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लोगों ने कभी ना कभी जरूर किया होगा डीप वेब और डार्क वेब के बारे में बताकर, लेकिन ऐसा नहीं है। डीप वेब जो है वो दुनिया का रिकॉर्ड रखने के लिए, ऐतिहासिक चीजों को समेट कर रखने के लिए, अच्छे अच्छे कामों के लिए भी किया जाता है। बहुत से सरकारी प्रोफेशनल काम जो सरफेस वेब के ऊपर नहीं किए जा सकते वो यहाँ डीप वेब के अंदर किए जाते हैं और सारा डाटा कलेक्ट करके डीप वेब में रखा जाता है। और इसी डीप वेब के बिल्कुल नीचे तल में हम कह सकते हैं एक चीज बसती है जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। और ये डार्क वेब इस पूरे इंटरनेट का तकरीबन 10% हिस्सा माना जाता है और यही वो डार्क वेब है जिसके ऊपर आपको दुनिया भर के वो काम मिलेंगे जिसे आज आप गैर कानूनी कहते हैं। डीप वेब के अंदर आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन डार्क वेब आपको जरूर सोने नहीं देगा, रातों की नींद आपकी खा जाएगा। तो असल में डार्क वेब है किसका, इसको कौन चलाता है और यहाँ क्या क्या होता है? अब क्या क्या होता है इसका अंदाजा तो आपको पहले से ही होगा। लोगों ने बहुत वीडियोस बना रखी हैं। यहाँ सारे गैर कानूनी काम होते हैं, ड्रग्स के, वेपन्स के, चाइल्ड अब्यूज के, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के या फिर वुमेन पोर्नोग्राफी के, जो भी इलीगल काम आप सोच सकते हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन किए जाते हैं। जैसे कि आपने मार्केट प्लेस देखे होंगे अपने यहाँ, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसके ऊपर सामान बिकता है। ऐसे वैसे ही यहाँ डार्क वेब में, डीप वेब का जो हिस्सा है बिल्कुल नीचे वाला, उस डार्क वेब में बिल्कुल ऐसे ही मार्केट प्लेसेस हैं। ऑनलाइन यहाँ पर वेपन्स बिकते हैं, ऑनलाइन यहाँ पर हिटमैन्स को हायर किया जाता है किसी का भी मर्डर करवाने के लिए, ऑनलाइन ही यहाँ पर ड्रग्स वगैरह सप्लाई की जाती है, बेची भी जाती है। जैसे कि आज एक ऑर्डर आया, इतने किलो का माल है, वहाँ भेजना है और वहाँ जाकर लोग डिलीवर भी करके आते हैं। नहीं मतलब बिल्कुल हद ही है। कोई इनको पकड़ता भी नहीं है। पकड़ेगा कैसे? कोई किसी की पहचान को ही नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता होता। जो भी व्यक्ति सामने वाले से डील कर रहा है उसको नहीं पता कि सामने वाला आखिर है कौन, और यहाँ जो डील कर रहा है उसको नहीं पता कि ये खरीदार है कौन। अगले ने यहाँ क्रिप्टो में पेमेंट कर दी होगी, उसने यहाँ पर उसका माल पैक करके उसके दिए गए एड्रेस पे भिजवा दिया। क्या दिक्कत है यहाँ पर? और हमारी कहानी शुरू होती है सन 2012 से लेकर सन 2014 तक। सन 2012 जैसे ही मिड आया तब यहाँ यूरोप में जो लोग इंटरनेट यूज किया करते थे उनके सामने एक वीडियो वायरल होने लगी। एक वीडियो उनके सामने बार बार आए जा रही थी और जब लोगों ने उस वीडियो को देखा
तब वो लोग रातों को सो नहीं पाए, क्योंकि यहाँ वो जो वीडियो देख रहे थे वो यहाँ आम इंटरनेट की थी ही नहीं। वो वीडियो किसी तरह डार्क वेब से लीक होकर डीप वेब को भी क्रॉस करते हुए ऊपर यहाँ सरफेस वेब पर आ चुकी थी। सोचकर देखें, यहाँ इतनी सारी लाखों हजारों वीडियोस यहाँ डार्क वेब पर आज भी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसे क्रॉस करके ऊपर सरफेस वेब पर नहीं आती, जो आम लोगों का इंटरनेट है उसके ऊपर नहीं आती। लेकिन यहाँ सन 2012 में यूरोप में एक वीडियो बार बार वायरल हो रही थी और लोग इसे देखते ही समझ गए कि ये तो कोई बहुत बड़ी भसड़ है। असल में यहाँ वो वीडियो एक नहीं थी, बल्कि वो 4 पार्ट्स में थी। हर पार्ट उसका 10 से 15 मिनटों का था। और यहाँ जैसे ही लोगों ने उस वीडियो को देखना शुरू किया तो पहले पार्ट में उस वीडियो का टाइटल आ रहा था डेजीज डिस्ट्रक्शन। जब सरकार के ऑफिशियल लोगों ने उस वीडियो को देखा तो वो इतने हैरान हो गए कि उन्होंने उस वीडियो के ऊपर बैन लगा दिया, ताकि लोग इसे और ज्यादा ना देख पाएं। जिन्होंने देखा है शायद उनकी जिंदगी बर्बाद हो ही गई होगी। वैसे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लोग देख नहीं पाए थे, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो देखी थी वो आपस में बात कर रहे थे कि कोई इतना क्रूल कैसे हो सकता है, कोई इतना भयंकर दर्द किसी को कैसे दे सकता है। उसकी डिटेल्स में भी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसी की वजह से ही शायद ये आज नहीं तो कल ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। खैर, यहाँ पर लोगों के बीच में बातें चल पड़ी थी। जिन्होंने देखा है लोग उनके पास जा जाकर पूछ रहे थे कि आखिर उस वीडियो के अंदर था क्या जो तुमने देखा, और सरकार ने उसके ऊपर बैन तक लगा दिया। जिनको उस वीडियो के बारे में पता था वो यहाँ समझ चुके थे कि इस वीडियो को डार्क वेब के लिए बनाया गया था, लेकिन किसी तरह से वीडियो वहां से निकलकर सरफेस वेब पर पहुंच चुकी है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर उस वीडियो के अंदर था क्या जो मुझे यहाँ वीडियो बनानी पड़ रही है उसके लिए। तो असल में उस वीडियो का मेन किरदार था एक आदमी और उसके साथ खड़ी हुई 2 लड़कियां। ये तो थी विलन्स, साथ में यहाँ विक्टिम भी थी। यहाँ 3 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां, जिनकी उम्र यहाँ सिर्फ 12 साल की, 9 साल की, और यहाँ सबसे छोटी जिसका नाम डेजी खुद था, उसकी उम्र यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18 महीने की थी, 1.5 साल की थी। ये 3 विक्टिम्स यहाँ पर सामने थी इन 3 विलन्स के, और अब 3 विलन्स यहाँ इन तीनों के ऊपर ही बहुत बहुत गंदा अत्याचार करने वाले थे। और यहाँ ना सिर्फ अत्याचार किया गया, उसको फिल्माया गया, उससे पैसे भी कमाए गए, और यहाँ उसको वायरल भी किया गया। ये वीडियो जैसे ही लोगों के सामने आई, लोगों ने इसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी। लोग समझ चुके थे कि यहाँ ये इस नेट की तो वीडियो नहीं है। पुलिस ने इस वीडियो को देखा, पुलिस ने तुरंत ही उस वीडियो के ऊपर बैन भी लगवा दिया। लेकिन आप सोच कर देखिए, तकरीबन 1 घंटे की वो फुटेज जब पुलिस वालों ने सामने बैठकर देखी होगी तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो उस पूरी फुटेज के अंदर असल में यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आदमी और उसकी 2 लड़कियां यहाँ पर थी। वो जो आदमी था वो बार बार कैमरा के पीछे जा रहा था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसका प्रोड्यूसर हो या फिर डायरेक्टर हो, और वो उन दोनों लड़कियों को कह रहा था कि अब इन तीनों के साथ क्या करना है। उन दोनों लड़कियों ने, जो बड़ी वाली लड़कियां थी, उन्होंने यहाँ मास्क पहने हुए थे, जबकि यहाँ वो आदमी खुद जब बार बार कैमरे के आगे आता और वापस कैमरे पर जाकर शूट करता, तब यहाँ उसका फेस ब्लर कर दिया जाता। इन फुटेजेस के अंदर ना सिर्फ यहाँ 3 बच्चों के ऊपर बहुत गंदा, बहुत ही बेरहम तरीके से सेक्सुअल अब्यूज किया जा रहा था, बल्कि यहाँ पर उनको फिजिकली टॉर्चर भी किया जा रहा था। ये 3 बड़े लोग मिलकर अब यहाँ 3 बच्चों के ऊपर कहर ढा रहे थे, सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि यहाँ हमें पता है डार्क वेब के ऊपर ऐसी वीडियोस भरी पड़ी हैं जिनको देखने के लिए लोग पैसा देते हैं उसको बनाने वाले को। और ऐसा ही यहाँ डार्क वेब के ऊपर एक फोरम भी है जिसका नाम हर्ट टू द कोर है, और इसी फोरम के ऊपर या फिर इसी साइट के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर स्पेशली बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया गया है। यहाँ चाइल्ड अब्यूज के साथ साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी यहाँ इसके ऊपर भरी पड़ी है, और इसीलिए यहाँ इस पेज को लगातार बैन भी किया जाता रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा। लेकिन ये पेज बार बार किसी और नाम से वापस आ जाता है डार्क वेब के ऊपर। इसके ऊपर मौजूद लोग यहाँ स्पेशली बहुत ही अजीब से मेंटालिटी के लोग हैं। लोग यहाँ पर पैसा देते हैं भर भर के। सोच कर देखिए आप, $10,000 तक यहाँ लोग ऐसी वीडियोस को देखने के लिए देते हैं। $10,000 यानी कि हमारे इंडिया के हिसाब से 8 लाख रुपए सिर्फ एक वीडियो को देखने के लिए, सिर्फ चाइल्ड अब्यूज या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखने के लिए। इसके अलावा यहाँ इससे भी ज़्यादा भर भर कर पैसा दिया जाता है इस पेज के एडमिन को, जो भी इस पर वीडियोस अपलोड करते हैं, या फिर उन क्रिएटर्स को, ताकि वो उनकी मन पसंदीदा चीज़ें विक्टिम के साथ करवा सके। मतलब कि यहाँ किसी के साथ कुछ गलत करवाना हो, या फिर कुछ और तरीके से जिनकी भी सिक मेंटालिटी होती है, वो अपने हिसाब से कुछ भी करवाना चाहे विक्टिम के साथ, तो वो पैसा देकर क्रिएटर को विक्टिम के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। उस टाइम के लोगों से जब मैंने
मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये वीडियो इसी हर्ट टू द कोर के ऊपर ही, डेज़ी डिस्ट्रक्शन की वीडियो हर्ट टू द कोर के ऊपर आ गई थी और यहाँ लोग उसको देखने के लिए 11,000 $11,000 उस टाइम पर देने के लिए तैयार थे। ये फोरम यानी कि हर्ट टू द कोर के ऊपर ही 5 सबसे ज्यादा मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल यहाँ बसे हुए हैं, जो बच्चों को परेशान होते हुए, बच्चों को दर्द में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जब पुलिस वालों ने इन 5 के बारे में पता लगाने की कोशिश करी तो हद तो तब हो गई यहाँ जब पुलिस वालों को पता चला कि इन 5 में से एक व्यक्ति तो दिन के टाइम पर चाइल्ड केयर में नौकरी करता है। सोच कर देखिए आप, दिन में जाकर वो बच्चों की देखभाल करता है, उनके साथ खेलता है, उनको खाना खिलाता है, उनका ध्यान रखता है, जबकि वो रात को अपने घर पर आते ही एक हैवान बन जाता है। वो पैसे देता है इस हर्ट टू द कोर वाले फोरम के क्रिएटर्स को और यहाँ बच्चों के साथ होने वाली बहुत बहुत ज्यादा गंदी गंदी चीजें देखता है। दूसरा, यहाँ पर पुलिस को एक और व्यक्ति ऐसा ही मिला जो कि इसी फोरम के ऊपर एक्टिव था। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस को बताया कि जनाब रुकिए, आपने मुझे गलत उठा लिया है, मैं तो इस फोरम के ऊपर इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि मैं लिस्ट बना रहा हूँ ऐसे लोगों की जो इस तरह की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, और बाद में जब लिस्ट बन जाएगी जनाब तो मैं आपको ला के सौंप दूंगा, आप जाकर सभी को पकड़ लेना, आप जाकर झप लेना। पुलिस वालों ने कहा हाँ, हम तेरी ही तो वेट में बैठे हैं, तू लेके आएगा लिस्ट, तू हमारा काम करेगा तभी तो हम जाकर आगे किसी को पकड़ेंगे, है ना। खैर यहाँ पर वो तो बकवास कर रहा था, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब तक इस पॉइंट पर आते आते आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि एक वीडियो थी जो बहुत गंदे तरीके से वायरल हो रही थी, बहुत कम लोगों ने वैसे उसे देखा, ज्यादा लोग उसको देख नहीं पाए। तो अब आखिर उस वीडियो का सच था क्या? कौन थे उस वीडियो में वो लोग जो इन 3 बच्चों के ऊपर, जिसमें से एक बच्ची की उम्र तो 18 महीने की थी, उनके ऊपर कहर ढा रहे थे और आखिर क्यों कर रहे थे? तो जैसे ही 2012 के मिड में ये वीडियो वायरल होनी शुरू हुई यूरोप के अंदर, तब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान गया इस वीडियो के ऊपर डच पुलिस का। डच पुलिस ने जैसे ही इस वीडियो के बारे में सुना, उन्होंने खुद जाकर इस वीडियो को ढूंढा, उसको जाकर ब्लॉक करवाया कंट्री में, और दूसरी आसपास के देशों को ये संदेश दे दिया कि आप इस वीडियो को अपने अपने देशों में ब्लॉक करवा दें ताकि लोगों तक ये चीज ना पहुंच सके। खैर जैसे ही डच पुलिस को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने इसके तह में जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि जो भी व्यक्ति इसमें दिखाए जा रहे थे वो या तो ब्लर्ड थे या फिर उन्होंने मास्क लगाया हुआ था। अब क्योंकि ये वीडियो डार्क वेब से निकलकर यहाँ ऊपर आई है तो ऑब्वियसली यहाँ इसको दुनिया में किसी भी कोने में शूट किया जा सकता है। अब इस चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होगा कि आखिर इस वीडियो में शामिल व्यक्ति ये सब कौन है और आखिर ये 3 बच्चे कौन है जिनके ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा था। थोड़ी ही जांच करने के बाद डच पुलिस को ये तो पता लग गया कि इस वीडियो के अंदर जो 3 विक्टिम है, यानी कि 3 जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वो आखिर तीनों के तीनों बच्चे फिलीपींस के हैं। क्योंकि यहाँ वो जो व्यक्ति जो इन तीनों के ऊपर अत्याचार करने के लिए बार बार आदेश दे रहा था और बाद में पलट में ये तीनों बच्चियां, छोटे वाली तो जो 1.5 साल की थी वो तो कुछ बोल नहीं सकती थी ज़्यादा, लेकिन ये जो 2 बड़ी बड़ी थी 9 और 12 साल की, वो पलट में जब जवाब दे रही थी कि हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें जाने दो, तब यहाँ उन दोनों के एक्सेंट से पुलिस पहचान गई और उनकी जो भाषा लग रही थी वो वैसे तो अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ अंग्रेजी उनकी टूटी फूटी और यहाँ उनके एक्सेंट से ही पुलिस वालों को पता लग गया कि ये तो फिलिपिनो है। और यहाँ फिलीपींस के अंदर जब जाकर इस तरीके से देखा गया कि क्या बच्चे ऐसे ही मिल जाते हैं किसी को, तो पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ फिलीपींस की सड़कों पर बच्चे, अनाथ बच्चे आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ वो माता पिता जो अपने बच्चों को नहीं पाल सकते वो ऐसे ही सड़कों के चौराहों पर बच्चों को छोड़ जाते हैं और वो बच्चे खुद के ऊपर होते हैं, उनको खुद का पेट पालना होता है कैसे भी करके। अब पुलिस की सर्च यहाँ दुनिया से हटकर सिर्फ फिलीपींस तक सीमित हो चुकी थी। अब पुलिस वालों को यही जांच करनी थी। डच पुलिस ने फिर से यहाँ पर वीडियोस को देखना शुरू किया और उसके अंदर से ही क्लू निकालने शुरू किए। तब यहाँ पर पुलिस वालों ने नोटिस किया कि उस आदमी के साथ जो 2 महिलाएं हैं, जो 2 उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पर थोड़े गहरे रंग की हैं, जबकि वो आदमी खुद थोड़ा गोरे रंग का है। साथ ही यहाँ पर वो 2 लड़कियां भी बहुत मुश्किल से ही अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनसे बोली नहीं जा रही। जबकि यहाँ वो व्यक्ति बार बार कैमरे से बाहर आता है और उन दोनों लड़कियों को समझाता है कि तुम्हें ये करना है इन 3 बच्चियों के ऊपर। तब यहाँ वो जो बोलता है वो बहुत ही परफेक्ट इंग्लिश बोलता है,
जिससे यहाँ पुलिस वालों को ये समझ आ गया कि ये दो महिलाएं जरूर फिलीपींस की ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद लड़कियां हैं या फिर जो लोग हैं उनको बहुत कम अंग्रेजी आती है, जबकि यहाँ वो व्यक्ति जरूर किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से होगा जहाँ की मातृभाषा जरूर इंग्लिश ही है। अब पुलिस वालों की सर्च और ज्यादा कम हो गई, क्योंकि यहाँ पुलिस वालों को अब उस व्यक्ति को इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर ही ढूंढना था। तब यहाँ पर डच पुलिस ने वो वीडियो बड़ी बड़ी जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनके पुलिस स्टाफ को भेज दी और कहा कि आप इस एक्सेंट को अगर पहचानते हैं तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। सबसे पहले यहाँ अमेरिका को, फिर इंग्लैंड को, फिर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ वो वीडियोस भेजी गई और जल्दी ही यहाँ ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने डच पुलिस से कांटेक्ट किया और कहा कि हाँ जी, हम इस एक्सेंट को जानते हैं, ये कहीं और का नहीं बल्कि हमारे देश का ही एक्सेंट है, हमारे देश में इसी तरह से अंग्रेजी बोली जाती है। तब यहाँ पर डच पुलिस ने पूरा कांड समझाया ऑस्ट्रेलिया पुलिस को कि ऐसे ऐसे हम एक केस की जांच कर रहे हैं और हम एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो ऐसे बच्चों के ऊपर कहर ढा रहा है, वीडियोस बना रहा है और उनको बेच रहा है। तब यहाँ ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने कहा ठीक है, एक बार हम अपने रिकॉर्ड में देख लेते हैं कि आखिर हमारे रिकॉर्ड में कोई ऐसा व्यक्ति है या नहीं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने अपना रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, सभी भगोड़ों की लिस्ट को देखा कि आखिर कौन कौन देश से भागा है या फिर देश के अंदर ही रहकर बहुत गंदे गंदे काम कर रहा हो जिसके ऊपर यहाँ पुलिस को सबसे ज्यादा शक हो। और इसी लिस्ट में पुलिस वालों के सामने एक नाम आया जो था पीटर स्कली। इसको देखते ही पुलिस वालों का इंटरेस्ट इसके अंदर बना, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 70 से भी ज्यादा केस दर्ज थे, फ्रॉड के, धोखाधड़ी के, 420 के, अपने यहाँ से 420 के, बस इसी तरह के यहाँ केस दर्ज थे ऑस्ट्रेलिया में इस पीटर स्कली के खिलाफ। लेकिन यहाँ इससे पहले कि कोर्ट उसको कोई भी सजा दे पाती वो यहाँ देश छोड़कर निकल चुका था, और निकल कर कहाँ गया ये अभी तक ऑस्ट्रेलियन पुलिस को पता ही नहीं था। ऑस्ट्रेलिया पुलिस इस पीटर स्कली की और ज्यादा गहराई में गई और उनको पता लगा कि यहाँ इसकी एक वाइफ है, इसके 2 बच्चे हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही नाइस प्लेस में रहते हैं, बहुत ही अच्छी जगह पर रहते हैं। साथ ही यहाँ पर 2012 में भागने से पहले पीटर स्कली 70 से भी ज्यादा कांड बैठा कर गया था और यहां से वो तकरीबन 26 लाख से भी ज्यादा ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लूट कर या फिर फ्रॉड करके निकल चुका था कहीं और इसको खपाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ही इस पीटर स्कली ने एक मलेशिया की लड़की को पटा लिया था, या फिर मैं कहूं उसको सेट कर लिया था, और उसको यहाँ पर वो पैसे दिया करता था, लेकिन वो दुनिया के सामने बता रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जबकि यहाँ वो रातों को उस अपनी गर्लफ्रेंड को ही किसी और के साथ रात बिताने के लिए भेज दिया करता था, क्योंकि यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता कि तुम्हें भी पैसे मिलेंगे, तुम्हारे ऊपर मैं खर्चा करूंगा, लेकिन तुमको उसको जाकर कुछ करना पड़ेगा। जबकि यहाँ वो सामने वाली पार्टी से बहुत मोटे पैसे उठाता, जबकि यहाँ उस लड़की को वो बहुत थोड़े ही पैसे दे रहा था। दिन के टाइम पर अगर हम देखें तो पीटर स्कली एक बिल्कुल आइडल मैन है, एक बिल्कुल फैमिली मैन है, वो कुछ नहीं करता गलत काम, जबकि रात होते ही वो अपना रूप चेंज कर देता है। वो एक एस्कॉर्ट सर्विस खुद की उसने बना रखी थी, साथ ही उसने बहुत सारी फ्रॉड्स की स्कीम्स भी ऑस्ट्रेलिया के लोगों के सामने रखी हुई थी और उन स्कीम्स के अंदर लोग फंसते ही जा रहे थे। तो इसीलिए जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने वो फुटेज यानी कि डेज़ीज डिस्ट्रक्शन वाली वो मूवी देखी, तब पुलिस वालों को यहाँ शक हुआ कि ये कहीं वही तो व्यक्ति नहीं है जो तकरीबन 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया से भाग गया था इतना बड़ा स्कैम करके, और अब ये इसने कहीं बाहर जाकर इस तरह का एक नया धंधा शुरू कर लिया हो। और फाइनली यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने डच पुलिस को कंफर्म कर दिया कि हाँ जी, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो पीटर स्कली है, उसकी फोटो ये है और ये जरूर आपको मिल जाना चाहिए क्योंकि ये वीडियो में तो वही व्यक्ति है। अब ये चीज सुनते ही ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने भी डच पुलिस को ज्वाइन कर लिया और ये दोनों टीमें अब पहुंच चुकी थी फिलीपींस में, और फिलीपींस के अंदर ही जुगाड़ लगा रहे थे, अपना अपना लोकल पुलिस से यहाँ बातें कर रहे थे। और लोकल पुलिस वालों से डिस्कस करने के बाद, तकरीबन पूरी देश में ही छानने के बाद, इन 2 टीमों को यहाँ पता लगा कि शायद ये जो व्यक्ति हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस के एक मले बले नाम के शहर में ही होगा। इसके अलावा ये आदमी पूरे फिलीपींस में उनको कहीं नहीं मिलेगा। अब पुलिस वालों को पूरी दुनिया को छोड़कर, एक देश को भी छोड़कर, एक शहर के अंदर जांच करनी थी और इस शहर के अंदर ही इस पीटर स्कली को झपना था। सोचकर देखिए, यहाँ 2012 के अंदर इस पीटर स्कली ने वो वीडियो यानी कि डेज़ीज डिस्ट्रक्शन को बनाकर डार्क वेब पर डाला था और वो फिर 2012 के मिड में ही ऊपर आ गई थी सरफेस वेब के ऊपर, और 2015 का टाइम आ चुका था जब फाइनली वो दिन आया जब पुलिस वाले इस पीटर स्कली को मले बले शहर के अंदर छपने वाले थे। पुलिस वालों ने अभी अभी यहाँ पीटर स्कली को भी छपा था, जबकि अब यहाँ पुलिस वालों के सामने सबसे प्राइम मोटिव था कि उन 3 बच्चों को भी पुलिस को रिकवर करना है। बेशक अब 3 साल बीत चुके हैं, हो सकता है उनमें से कोई भी व्यक्ति जीवित ना हो या फिर हो सकता है तीनों ही जीवित हों। पुलिस वालों ने उन तीनों को भी ढूंढना शुरू किया।
किस्मत से यहाँ पुलिस वालों को एक जो सबसे बड़ी बच्ची थी जिसकी उम्र उस वीडियो में 12 साल की लग रही थी उसको देख लिया और यहाँ उसको उठाकर अपने साथ लेकर आई। और फाइनली यहाँ 18 महीने की डेजी जो कि उस वीडियो में दिखाई दे रही थी जिसकी उम्र अब तकरीबन 4.5 साल की हो चुकी थी, उसको भी पुलिस ने फाइनली रिकवर कर लिया और उसको भी अपने साथ लेकर आई। लेकिन इन दोनों के बीच में जो लड़की थी यानी कि 9 साल वाली, पुलिस को वो कहीं नहीं मिली। खैर अब यहाँ बारी थी सब कुछ पीटर स्कली से निकलवाने की कि आखिर ये सब क्या भसड़ उसने मचा रखी थी। डेजी की जब मेडिकल रिपोर्ट पुलिस वालों के सामने आई तो पुलिस वाले हैरान, क्योंकि यहाँ पर वो अभी छोटी सी बच्ची ही थी लेकिन यहाँ उसके जेनिटल्स, उसके प्राइवेट पार्ट्स अंदर से निकाल लिए गए थे। आप खुद सोच कर देख सकते हैं कि हाँ उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या क्या किया था और वो अभी तक जिंदा कैसे थी। बीच वाली लड़की के बारे में जब पीटर स्कली से पूछा गया तो उसने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया। लिटरली उसने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं पुलिस वालों को कि आखिर वो करता क्या था इन बच्चियों के साथ और क्यों करता था। पुलिस वाले खुद ही यहाँ अपने आप से अंदाजा लगाए जा रहे थे कि बीच वाली लड़की हो सकता है चली गई हो कहीं पर। लेकिन फाइनली पुलिस वालों को पता लगा अपने सोर्सेस से कि वो बीच वाली लड़की इस व्यक्ति का टॉर्चर झेल नहीं पाई और ऐसी ही एक वीडियो को शूट करते हुए उसने बीच में ही दम तोड़ दिया। सोच कर देखिए आप, इस पीटर स्कली से जब इसके बारे में पूछा गया तो उसने उसके बारे में भी बताने से मना कर दिया। लेकिन तब यहाँ पुलिस वालों को एक और सोर्स से पता लगा कि यहाँ उसने दम नहीं तोड़ा था बल्कि उसको लाइव स्ट्रीम पे इस पीटर स्कली ने मारा था, उस बच्ची का लाइव मर्डर किया था। क्योंकि यहाँ वो बहुत ज्यादा छटपटा रही थी और किसी देखने वाले व्यूअर ने लाइव स्ट्रीम पर रिक्वेस्ट करी कि वो इतने पैसे देगा इस बच्ची का मर्डर करने के लिए। और फाइनली यहाँ पर जैसे ही पीटर स्कली को वो पैसा मिला उसने यहाँ पर उस बच्ची का काम खत्म कर दिया। और इसके बाद यहाँ पुलिस वालों ने उन 2 लड़कियों को ढूंढना शुरू किया जो कि पीटर स्कली की पार्टनर थी उस वीडियो में, जो कि ये सारा काम इन 3 बच्चों के ऊपर कर रही थी। साथ ही उन्होंने मास्क लगा रखा था तो उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था। लेकिन अब पुलिस वालों ने अपना पूरा जोर लगाया और फाइनली उन दोनों को भी ट्रैक कर लिया। और यहाँ उनमें से एक लड़की का नाम एल्वराज था जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ 18 साल की थी, जबकि यहाँ दूसरी लड़की का नाम लीजी था और उसकी उम्र उस टाइम पर यहाँ 19 साल की थी। सोच कर देखें यहाँ ये लगभग बालिग अभी हुई ही हैं दोनों और ये कैसे कैसे काम अब इस स्क्रीन पर आकर इस पीटर स्कली के साथ कर रही थी। इन दोनों को भी यहाँ पीटर स्कली ने, जब ये दोनों बच्चियां ही थी तकरीबन 7-8 साल की थी, तभी यहाँ इनको भी सड़क से उठाया था। ये दोनों लड़कियां भी लावारिस थी, इनका कोई घर नहीं था, इनके कोई माँ बाप नहीं थे। जब पीटर स्कली ने इनको उठाया, इनकी देखभाल करी और जैसे ये थोड़ी बड़ी हुई इनको खुद की वो बच्चियां कहा करता था। लेकिन इस पीटर स्कली ने अपनी ही बच्चियों को आगे बेचना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, टाइम के लिए तकरीबन 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए वो इन दोनों लड़कियों को ठेके पर देने लगा। वो अलग अलग लोगों को इनको बेच देता और जैसे उसका टाइम पूरा होता वो इन लड़कियों को वापस भी ले आता। और हद तो तब हो गई जब इन दोनों लड़कियों को भी कोई महसूस ही नहीं हो रहा था कि आखिर उनका बाप जैसा दरिंदा जो है वो उनका ठेका क्यों ले रहा है और वो इनको क्यों बेच रहा है। जैसा वो कर रहा था इन दोनों को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। जब उन दोनों लड़कियों को पुलिस वालों ने झपा और उनसे पूछा कि तुम पीटर स्कली जैसे दरिंदे के साथ काम कर रही थी, उसके साथ रह रही थी, कभी तुमको डर नहीं लगा? तब यहाँ पर उन दोनों ने कहा नहीं, हमको तो बल्कि पीटर स्कली के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील होता था। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि तुमको कैमरे पर लेकर वो तुम्हारे जैसी ही और लड़कियों के ऊपर ऐसे भयंकर अत्याचार करता था, जबकि तुम खुद यहाँ पर उसका साथ देती थी। कभी तुमको डर नहीं लगा कि अगली विक्टिम तुम दोनों भी हो सकती हो? लेकिन यहाँ उन दोनों लड़कियों को इतना ज़्यादा विश्वास था पीटर स्कली के ऊपर कि उन्होंने कहा नहीं, हम दोनों अलग हैं। पीटर स्कली की जो विक्टिम्स होती थी वो अलग होती थी, वो हमारे ऊपर कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। 2015 की शुरुआत में पकड़े जाने से कुछ टाइम पहले ही यहाँ स्कली ने अपनी गर्लफ्रेंड एल्वराज को और साथ ही यहाँ लेजी को दोनों को बुलाकर यहाँ समझाया था कि उसको 2-3 बच्चे और चाहिए हैं, उनको वो बड़ा करेगा, उनको अपना वफादार बनाएगा और उनको वो अपने साथ रखेगा। तब यहाँ पर एल्वराज ने कहा कि तुम कहो तो मैं अपनी सिस्टर को यहाँ ले आती हूँ, लेकिन यहाँ स्कली ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ लावारिस बच्चे ही चाहिए हैं, मुझे किसी के परिवार वाले नहीं चाहिए, ताकि अगर वो बच्चे दुनिया से गायब हो जाएं तो कोई उनकी रिपोर्ट ना लिखवाए, कोई उनको ढूंढने की कोशिश ना करे। तब यहाँ पर पीटर स्कली ने इन दोनों लड़कियों को ये समझा दिया था कि तुमको सिर्फ और सिर्फ 12 और 9 साल की 2 लड़कियां ही उठाकर लानी हैं
और एग्जैक्टली 12 और 9 साल की ही हो, ना इससे ऊपर हो ना इससे नीचे हो। 2-4 दिन की बात अलग है, लेकिन इसी एज ग्रुप की तुमको लेकर आनी है। और बदकिस्मती से यहाँ जब ये दोनों लड़कियां इस शिकार के ऊपर बाहर चौराहों पर निकली तो उनको 2 सगी बहनें ही यहाँ मिल चुकी थी, जिनकी उम्र यहाँ एक की 12 साल की थी और छोटे वाली की 9 साल की थी। इन दोनों को यहाँ ये लिज़ी और एल्वराज दोनों बैठकर समझाने लगी कि तुमको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, चलो हमारे साथ चलो। अब क्योंकि वो लावारिस थी, यहाँ उन दोनों बच्चियों ने हाँ कर दी और वो इन दोनों के साथ चल पड़ी। ये दोनों अब यहाँ पीटर स्कली के पास आ चुकी थी। पहली रात यहाँ पर पीटर स्कली ने इन दोनों बच्चियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इनको जो खाना था वो दिया। अब अगले दिन यहाँ इन दोनों बच्चियों को एक रेड रूम के अंदर ले जाया गया। जी हाँ, टॉर्चर रूम भी हम उसे कह सकते थे। और इसी टॉर्चर रूम के अंदर जैसे ये दोनों बच्चियां आई, पीछे मौजूद एल्वराज और लिज़ी समझ चुकी थी कि अब इन दोनों बच्चियों की जान बिल्कुल भी बचाई नहीं जा सकती, आज नहीं तो कल ये बहुत जल्दी मरने वाली है। खैर, जैसे ही यहाँ पर पीटर स्कली के रेड रूम के अंदर इन दोनों बच्चियों को ले जाया गया, पीटर स्कली ने उन दोनों के आगे कैमरा सेट किया, पीछे से एल्वराज और लिज़ी को भी बुलाया, उनको चेहरे पर मास्क लगवाया गया और अब शुरू होना था इन दोनों बच्चियों के ऊपर टॉर्चर का काम। सोच कर देखिए, यहाँ कैमरे के आगे ही पहले इन दोनों बच्चियों को कहा गया कि अपने कपड़े निकालो और फिर यहाँ पर इन दोनों को ही एक दूसरे के जेनिटल्स को काटने के लिए कहा गया ऑन कैमरा। ये बयान मैं नहीं कह रहा है, ये बयान खुद यहाँ एल्वराज और लिज़ी ने पुलिस वालों को दिए थे। तकरीबन शाम का टाइम हो चुका था और अभी तक यहाँ ये कैमरा चल ही रहा था। ये दोनों लड़कियाँ ऑन कैमरा यहाँ पर बेचारी बहुत ज़्यादा टॉर्चर की जा रही थी। पीछे मौजूद कैमरा के स्कली यहाँ अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को आदेश दिए जा रहा था कि इनके साथ तुम्हें क्या क्या करना है, उनको समझाया जा रहा था, लेकिन यहाँ वो टॉर्चर झेल नहीं पा रही थी। शाम होते होते यहाँ उन दोनों बच्चों ने दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनसे बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन काम करवाए जा रहे थे। उनकी डिटेल्स मेरी मजबूरी है, मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्राफिक हैं और साथ ही वो बच्चों से जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनको डिस्क्लोज नहीं करूँगा। खैर, यहाँ पर शाम होते ही यहाँ जैसे वो चिल्लाना शुरू किया उन्होंने, तो यहाँ एल्वराज ने खुद बाहर से जाकर एक तकिया लेकर आई और आते ही दोनों बच्चियों को साथ में लिटाकर उनके मुंह को यहाँ तकिए से दबाना शुरू कर दिया ताकि वो आवाज़ ना कर पाएं और वो जो काम उनके ऊपर शरीर के ऊपर किया जा रहा है वो नॉर्मली चलता रहे। खैर, यहाँ पर वो बच्चियाँ लगभग मरने ही वाली थी, उनका दम घुटने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो तकिया हटा लिया गया और वो बेहोशी की हालत में चली गई। वो पूरी रात यहाँ बेहोश पड़ी रही, उनको कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। अगली सुबह आ चुकी थी, अगली सुबह उनको पानी वगैरह डालकर उनके ऊपर होश में लाया गया और फाइनली उनको खाना खाने के लिए दिया गया। जैसे ही इन दोनों बच्चियों ने खाना खाया, पीटर स्कली ने यहाँ इन दोनों के हाथों में एक फावड़ा दिया और अपने घर के पीछे वाले गार्डन में भेज दिया और कहा कि जाकर यहाँ पर दोनों अलग अलग गड्ढों को खोदो। पीटर यहाँ खुद उन दोनों बच्चियों को ऊपर घर से फिल्मा रहा था कि वो 2 बच्चियां यहाँ गड्ढा खोद रही हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये दोनों बच्चियां किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद की ही कब्र खोद रही हैं, क्योंकि यहाँ पीटर स्कली जल्दी ही इन दोनों बच्चियों को इसके अंदर दफनाने वाला था। उन दोनों बच्चियों की गड्ढा खोदते हुए भी वीडियोस बनाई गई। साथ ही यहाँ पर गड्ढा जैसे ही पूरा हो चुका था, उन दोनों को वापस अंदर बुलाया गया, खाना खिलाया गया और उनके गले के अंदर कुत्तों का जो पट्टा होता है, कुत्तों की जो चैन होती है, वो डालकर लटका दी गई और फिर से रेड रूम के अंदर ले जाया गया। लेकिन इस पॉइंट पर आकर यहाँ एल्वराज, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि 2 बच्चियों के ऊपर इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। उसको पहले बुरा नहीं लगा, लेकिन ये जो कुत्ते वाला इंसिडेंट हुआ, ये जो कुत्ते के पट्टे जब इन दोनों बच्चों के गले में डाले गए, तब यहाँ एल्वराज को बहुत बुरा लगा। उसने खुद यहाँ पर दोनों बच्चियों को आज़ाद करने की सोच ली। जब यहाँ पीटर स्कली इधर उधर हुआ, उसने यहाँ पर दोनों बच्चियों के पट्टों को खोल दिया और उनको घर से बाहर भगा दिया। किस्मत से यहाँ वो दोनों बच्चियाँ बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, बहुत ज़्यादा बहादुर थी। वो सीधा वहाँ से भागकर पुलिस वालों के पास गई और सब कुछ बताया और कुछ इस तरह से यहाँ पुलिस वालों ने पीटर स्कली को झपा और उसी टाइम पर झपा जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन और डच पुलिस दोनों मिलकर यहाँ पीटर स्कली को ढूंढ रही थी। पीटर स्कली के ऊपर 75 से भी ज्यादा अलग अलग केसेस लगाए गए और इनमें यहाँ पर बहुत सारे मर्डर्स, बहुत सारे रेप्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज, ये सब कुछ शामिल थे। लेकिन यहाँ पर आप खुद देखिए, पुलिस वालों ने उसके घर की जांच भी करी, उसका सारा सामान भी झपकर अपने साथ पुलिस चौकी में ले आए, उसको एक कमरे में रख दिया, जो एविडेंस रूम होता है उसमें रख दिया। और आप खुद सोच कर देखिए, यहाँ ये सारा सामान अभी तक
उसकी टेस्टिंग हुई भी नहीं थी, शुरू भी नहीं हुई थी, अभी तक ये एविडेंस रूम में ही रखा हुआ था। पीटर स्कली के पकड़े जाने के 2 दिन बाद ही उस एविडेंस रूम में आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि पुलिस चौकी वाले उस आग को नहीं बुझा सके और सारे के सारे सबूत जलकर राख हो चुके थे। ये सारे सबूत पीटर स्कली को मौत की सजा दिलवाने वाले थे, लेकिन नहीं, यहाँ पुलिस वाले फिलीपींस के इतने ज़्यादा करप्ट माने जाते हैं पूरी दुनिया में, यहाँ वो बहुत बदनाम है इस चीज़ के लिए। ज़रूर यहाँ पर उन्होंने पीटर स्कली से पैसे खा लिए होंगे इस चीज़ को जलाने के लिए, इस चीज़ को यहीं ख़त्म करने के लिए। सिर्फ एविडेंस रूम में ही आग कैसे लगी, पुलिस चौकी पूरी क्यों नहीं जली, ये आज तक एक रहस्य है। खैर यहाँ पर अब क्योंकि सारे सबूत तो पीटर स्कली के जल चुके थे, अब यहाँ कोर्ट में पुलिस क्या पेश करेगी ये समझ नहीं आ रहा था। बदकिस्मती से यहाँ उसके सारे पिछले कांड अब जल चुके थे और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बची थी तो ये 2 लड़कियां जो कि उसके घर से भागकर पुलिस वालों के पास पहुंची थी और इनके बयानों पर ही यहाँ पीटर स्कली के ऊपर कोर्ट द्वारा एक किडनैप का और टॉर्चर का चार्ज लगाया गया। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था, जबकि उसके कांडों की लिस्ट तो बहुत लंबी थी। 2015 में जब इसको ये सजा सुनाई जा रही थी, तब तक यहाँ ये फिलीपीन में कानून था कि रेप वालों को मौत की सजा दी जा सकती है, लेकिन सन 2017 में देश का ही कानून बदल दिया गया कि रेप विल नो लॉन्गर बी ए कैपिटल पनिशमेंट। जी हाँ, वहां पर रेप जैसे क्राइम को कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये नया कानून देश में पास हो चुका था। आज के टाइम पर पीटर स्कली शायद तो फिलीपींस की जेल में ही बंद है, लेकिन यहाँ उसके प्रोडक्शन वारंट ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने भी फिलीपींस कोर्ट से मांगे हुए हैं। अगर देखते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाया जाएगा या नहीं, बाद में उसके साथ क्या किया जाएगा। वहाँ तो उसके खिलाफ सबूत हैं ही फ्रॉड वाले, काश उसमें भी उसको सजा मिल जाए। लेकिन यहाँ आप सोच कर देखिए दुनिया किस तरीके के लोगों से भरी हुई है, कैसी कैसी मेंटालिटी लोग रखते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। आप खुद सोच कर देखिए, छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन्होंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, उनको यहाँ लोग कैसे बेच देते हैं, उनके ऊपर कैसे टॉर्चर करते हैं। और इन डार्क वेब वालों का तो अलग ही चल रहा है, इनके तो नशे ही अलग हैं। मतलब ही नहीं है सस्ते माल से ऐसा नशा चढ़ जाए जो ऐसा ऐसा काम करवा सके। इनको कोई हाईवी क्वालिटी का माल जरूर मिला हुआ है, तभी ये इसी तरह के काम करते हैं। खैर, ये पीटर स्कली एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे पीटर स्कली दुनिया भर में भरे पड़े हैं जो ना सिर्फ देखना पसंद करते हैं बल्कि ऐसा कुछ करना भी पसंद करते हैं। मेरे ख्याल से उनकी जैसी गंदी मेंटालिटी और किसी की नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको इसकी डिटेल्स ज़्यादा इस केस में इस वीडियो में नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है आज नहीं तो कल वैसे ही वीडियो डिलीट हो जानी है, क्योंकि ये केस ही इतना ग्रूसम था कि आज तक तो इसके ऊपर कभी कोई वीडियो बनी ही नहीं। हिंदी में तो शायद नहीं बनी, मैं पहला हूं जिसने इस केस के ऊपर वीडियो आज बनाई है। सो आपको इस केस के बारे में क्या कहना है? अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ फोटोज चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मैं आपको वहां पर इसकी रियल फोटोज कुछ दिखा दूंगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैं इसी तरह की रील्स भी डालता हूं, तो आप प्लीज मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट नॉलेज को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।